नमस्कार। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून पर बात करने वाले हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, वो कानून जिसमें भारत का पूरा नक्शा ही बदल दिया। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं, विश्लेषण हैं और कोशिश रहेगी कि इसके जो मुख्य पहलू हैं, इसका बैकग्राउंड, इसके नतीजे, उन सबको ठीक से समझें। जी बिल्कुल, ये सिर्फ एक एक्ट नहीं था, ये ब्रिटिश राज के अंत का और भारत पाकिस्तान दो नए देशों के जन्म का कानूनी आधार था। और ये समझना बहुत जरूरी है कि किन हालातों में ये आया और इसमें क्या क्या था। हाँ, तो मतलब कैसे बना ये कानून, माउंटबेटन प्लान का क्या रोल था, और फिर फौरन बाद क्या हुआ, बंटवारा, रियासतें, और आज भी इसका असर हम कैसे देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, शुरुआत शायद होती है फरवरी 1947 से। हाँ, जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की थी। जी, उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत को पूर्ण स्वशासन दे देगी। इस घोषणा ने तो जैसे एक टाइमलाइन सेट कर दिया ना, एक अर्जेंसी आ गई। हाँ बिल्कुल, एक तरह से उल्टी गिनती शुरू हो गई। हाँ। और फिर वायसराय बनकर आए लॉर्ड माउंटबेटन। हाँ। उनके सामने काम बहुत बड़ा था, सत्ता का हस्तांतरण और तेजी से। तो उन्होंने आते ही कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सिख प्रतिनिधि सबसे बातचीत शुरू की। और उसी का नतीजा था वो 3 जून योजना या माउंटबेटन प्लान। अच्छा, ये माउंटबेटन प्लान, ये ब्लूप्रिंट था फिर? हाँ, कह सकते हैं। इसी के आधार पर आजादी और बंटवारे को अमल में लाना था। तो इसकी मुख्य बातें क्या थी इस प्लान की, कैसे तय हुआ सब? इसमें कुछ बहुत अहम बातें थीं। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने साफ मान लिया कि हाँ, ब्रिटिश भारत का बंटवारा होगा। मुस्लिम लीग की ये बड़ी मांग थी जो अब मान ली गई। दूसरी बात, जो नए देश बनेंगे, भारत और पाकिस्तान, उन्हें शुरू में डोमिनियन स्टेटस मिलेगा। मतलब अंदरूनी और बाहरी मामलों में आजाद, अपना संविधान बनाने का हक, पर नाम के लिए ब्रिटिश क्राउन के तहत, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया थे उस वक्त। बिल्कुल। तीसरा, दोनों देशों को पूरी आजादी की वो अपना संविधान बनाए जैसा चाहें। और चौथा, रियासतों के लिए सैकड़ों रियासतें थीं। हाँ, वो तो एक अलग ही मसला था। उनके लिए कहा गया कि वो 2 आधार पर फैसला करें। एक तो भौगोलिक नजदीकी, मतलब वो भारत से जुड़े हैं या पाकिस्तान से, और दूसरा जनता की इच्छा। हालांकि ये कैसे तय हो, ये साफ नहीं था। उन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होना था। आजाद रहने का विकल्प माउंटबेटन ने कहा कि वो प्रैक्टिकल नहीं है। समझ गया। तो ये प्लान आया जून में, और फिर तो बहुत तेजी से काम हुआ। जुलाई में ब्रिटिश संसद ने एक्ट पास कर दिया। जी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 18 जुलाई को रॉयल असेंट, मतलब शाही मंजूरी मिली, और 15 अगस्त 1947 से लागू हो गया। तो इस कानून ने कागज पर क्या कहा, इसके मुख्य प्रावधान क्या थे? सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश इंडिया खत्म। उसकी जगह 2 नए स्वतंत्र डोमिनियन बनेंगे, भारत और पाकिस्तान। यही तारीख फिर हमारा स्वतंत्रता दिवस बनी। जी। फिर आया विभाजन का मसला। बंगाल और पंजाब प्रांतों का बंटवारा होगा दोनों देशों के बीच। एक्ट में तो बस एक अस्थायी लिस्ट दी गई थी कि कौन से जिले किधर जाने की संभावना है। अस्थायी मतलब फाइनल नहीं? नहीं, असली सरहदें खींचने का काम एक सीमा आयोग, बाउंड्री कमीशन को दिया गया, जिसके चेयरमैन थे सिरिल रैडक्लिफ, और उन्हें ये काम बहुत कम वक्त में करना था। हाँ, ये रैडक्लिफ लाइन तो बहुत विवादित रही। कहते हैं कि उन्हें भारत के बारे में ज्यादा पता भी नहीं था। बिल्कुल, और रिपोर्ट भी आजादी के बाद आई, जिससे और कंफ्यूजन बढ़ा। खैर, एक्ट में असम के सिलहट जिले के लिए जनमत संग्रह का भी प्रावधान था। अच्छा, और क्या हुआ वहां? वहां के लोगों ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। और शासन व्यवस्था के लिए गवर्नर जनरल का क्या पद तय हुआ? एक्ट ने कहा कि दोनों डोमिनियन के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे। क्राउन उन्हें नियुक्त करेगा, वो अपने अपने देश में क्राउन के प्रतिनिधि होंगे। एक दिलचस्प बात यह थी कि शुरू में एक ही व्यक्ति दोनों देशों का गवर्नर जनरल बन सकता था, अगर दोनों चाहें तो। अच्छा, पर ऐसा हुआ नहीं? नहीं, माउंटबेटन भारत के बने और जिन्ना पाकिस्तान के। गवर्नर जनरल को शुरू में काफी शक्तियां दी गई थीं, एक्ट लागू करवाना, बंटवारा देखना और जरूरत पड़ने पर 1935 के एक्ट में अस्थायी बदलाव करना ताकि शासन चले। एक तरह की ट्रांजिशनल पावर। हाँ, पर यह सिर्फ 31 मार्च 1948 तक के लिए थी। और कानून बनाने का अधिकार क्या ब्रिटिश संसद अब भी कुछ कर सकती थी? बिल्कुल नहीं, यहीं पर पूरी संप्रभुता दी गई। साफ कहा गया कि दोनों देशों की जो संविधान सभाएं हैं
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज हाँ, जो संविधान बना रही थी, हाँ, वही अपने देश के लिए कोई भी कानून बना सकती हैं। पूरी छूट। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद का कोई भी कानून उन पर लागू नहीं होगा, जब तक कि वो खुद ना चाहें। हाँ, यहाँ तक कि अगर उनका बनाया कानून इंग्लैंड के कानून के खिलाफ भी हो तो भी वो मान्य होगा। ये थी पूरी विधायी आजादी। ब्रिटिश कंट्रोल का पूरी तरह से अंत, और रियासतें, उन पर से अंग्रेजों का कंट्रोल कैसे हटा? ये भी एक्ट में साफ था। 15 अगस्त 1947 से रियासतों पर ब्रिटिश क्राउन की सर्वोपरिता मतलब स्यूजरेनिटी खत्म। ये सुजरैनिटी क्या थी असल में? यूं समझिए कि ये वो अधिकार था जिसके तहत अंग्रेज रियासतों के विदेशी मामले और कुछ हद तक रक्षा देखते थे, भले ही अंदरूनी मामलों में राजाओं को छूट थी। तो ये खत्म होने का मतलब था कि अब वो कानूनी तौर पर आजाद थे। उन्हें चुनना था भारत या पाकिस्तान। ठीक है। और कुछ और बातें भी थीं, जैसे ब्रिटिश सम्राट अब भारत के सम्राट नहीं रहेंगे। लंदन में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद था वो खत्म। फौजों का, संपत्तियों का बंटवारा होगा, उसके लिए कमेटियां बनी, और जो सरकारी कर्मचारी थे उनकी नौकरी जारी रहेगी नए देशों के तहत। अच्छा, ये भी जरूरी था ताकि एडमिनिस्ट्रेशन चलता रहे। जी बिल्कुल। तो ये तो हुआ कानून का ढांचा, काफी साफ सुथरा लग रहा है कागज पर, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही थी, है ना? जैसे खून की नदियां बह गईं। सुना है बहुत भयावह था। लाखों लोग, मुसलमान भारत से पाकिस्तान, हिंदू सिख पाकिस्तान से भारत जी भागे। कहते हैं ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा माइग्रेशन था और सबसे खूनी भी। लोग अपना घर, जमीन सब छोड़कर बस जान बचाकर भागे। ट्रेनें लाशों से भरी हुई आती जाती थीं। ये इस कानून का सबसे काला, सबसे दर्दनाक नतीजा था। वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर भी। और फिर वो रियासतों का मसला, 560-70 रियासतें, उनका क्या हुआ? वो एक और पहाड़ जैसी चुनौती थी। सोचिए, एक झटके में 560 से ज्यादा इकाइयां आजाद। माउंटबेटन ने जुलाई 47 में राजाओं नवाबों की एक मीटिंग बुलाई, साफ कहा पुरानी संधियां खत्म। आजाद रहना एक विकल्प है, पर ये चलेगा नहीं। रक्षा, विदेश नीति, कम्युनिकेशन, इन सब के लिए आपको भारत या पाकिस्तान से जुड़ना ही पड़ेगा। तो समझदारी इसी में है कि अपनी भौगोलिक स्थिति देखकर किसी एक में शामिल हो जाइए। भारत में ये विलय कैसे हुआ? सरदार पटेल का नाम बहुत आता है इसमें। हाँ, भारत में ये जिम्मेदारी मुख्य रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संभाली, जो गृह मंत्री थे। उनके सेक्रेटरी थे वीपी मेनन। माउंटबेटन ने भी काफी पर्सुएशन का काम किया। अच्छा। पटेल की दृढ़ता और मेनन माउंटबेटन की डिप्लोमेसी काम आई। 15 अगस्त 1947 तक ज्यादातर रियासतें, 550 से भी ज्यादा। इतनी जल्दी? हाँ, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए थे। लेकिन कुछ बड़े पैंच फंसे। कुछ रियासतें थीं जिन्होंने मुश्किलें खड़ी की। कौन सी थी वो? जैसे जूनागढ़ गुजरात में, नवाब मुसलमान, ज्यादातर आबादी हिंदू। नवाब ने ऐलान कर दिया पाकिस्तान में शामिल होने का, जबकि जूनागढ़ कहीं से पाकिस्तान से जुड़ा नहीं था। ये तो अजीब बात हुई। बाद में जनमत संग्रह हुआ फरवरी 48 में। लगभग सबने भारत के पक्ष में वोट दिया। अच्छा, और हैदराबाद? वो तो बहुत बड़ी रियासत थी। हाँ, भारत के बिल्कुल बीच में। निजाम मुसलमान, आबादी ज्यादातर हिंदू। निजाम आजाद रहना चाहते थे, या फिर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में अलग डोमिनियन स्टेटस। वहां तेलंगाना में कम्युनिस्ट आंदोलन भी चल रहा था। भारत ने बहुत कोशिश की बातचीत से हल निकालने की, पर बात बनी नहीं। आखिर में सितंबर 1948 में भारत को मिलिट्री एक्शन लेना पड़ा, ऑपरेशन पोलो। फौजी कार्रवाई? जी, कुछ दिन चली, फिर हैदराबाद ने सरेंडर किया और भारत में विलय हो गया। और तीसरा बड़ा मामला तो कश्मीर का ही रहा होगा। बिल्कुल, जम्मू और कश्मीर। महाराजा हरि सिंह हिंदू, पर आबादी करीब 77% मुसलमान। रियासत की सीमा भारत और पाकिस्तान दोनों से लगती थी। महाराजा शुरू में फैसला नहीं ले पा रहे थे, शायद आजाद रहना चाहते थे। हाँ। लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की तरफ से कबायली हमलावरों ने हमला कर दिया। तब महाराजा ने भारत से मदद मांगी और 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर साइन कर दिए। अच्छा, तब साइन हुआ? जी। भारतीय सेना कश्मीर पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर काफी अंदर आ चुके थे और तभी से कश्मीर भारत पाकिस्तान के बीच विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। और पाकिस्तान में कौन सी रियासतें गईं? वहां भी प्रक्रिया चली। जिन्ना गवर्नर जनरल थे। अक्टूबर 47 से मार्च 48 के बीच ज्यादातर मुस्लिम बहुल रियासतें पाकिस्तान में शामिल हो गई, जैसे बहावलपुर, खैरपुर, कलात। कलात पहले आजाद रहना चाहता था पर बाद में मान गया।
स्वात, चित्राल वगैरह। तो ये जो एक्ट था 1947 का, इसने फॉर्मली ब्रिटिश राज खत्म किया, करीब 200 साल का राज, और इसने नक्शा बदल दिया हमेशा के लिए। हाँ बिल्कुल। हालांकि ये जानना भी जरूरी है कि जैसे ही भारत और पाकिस्तान ने अपने संविधान लागू किए, भारत ने 26 जनवरी 1950 को और पाकिस्तान ने 23 मार्च 1956 को अपना पहला संविधान लागू किया, तो उन्होंने इस ब्रिटिश एक्ट को अपने यहाँ रद्द कर दिया, निरस्त कर दिया। अच्छा, मतलब अब ये कानून लागू नहीं है? नहीं, क्योंकि अब वो सॉवरेन रिपब्लिक बन गए थे, उन्हें अपनी नींव के लिए किसी ब्रिटिश कानून की जरूरत नहीं थी। लेकिन इसका जो ऐतिहासिक असर है वो तो आज भी है। तो क्या ये सिर्फ बंटवारे और आजादी का कानूनी दस्तावेज था, या इसका कोई गहरा संवैधानिक महत्व भी है? नहीं, सिर्फ उतना ही नहीं, इसने भारत के अपने संवैधानिक विकास को भी एक दिशा दी। जैसा हमारे सोर्सेज में भी इशारा है, दो चीजें, एक तो संघीय ढांचा, फेडरल सिस्टम, हाँ, केंद्र और राज्यों के बीच पावर डिवीजन, और दूसरी संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, सरकार का संसद के प्रति जवाबदेह होना। इनकी जड़ें भारत में पहले से थीं। 1916 लखनऊ पैक्ट, 1935 का एक्ट, इनमें फेडरल सिस्टम की बात थी, और पार्लियामेंट्री सिस्टम तो धीरे धीरे ब्रिटिश मॉडल पे बन ही रहा था। तो 1947 के एक्ट ने इन चलती आ रही चीजों को स्वतंत्र भारत के लिए एक तरह से कंफर्म कर दिया। हमारे संविधान बनाने वालों ने इन्हीं व्यवस्थाओं को लेकर आगे बढ़ाया और मजबूत किया। तो ये एक्ट एक तरह का ब्रिज था, ब्रिटिश राज के सिस्टम से स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के सिस्टम तक। ये सिर्फ एक अंत नहीं, दो नई शुरुआत का कानूनी बिंदु था। तो आज हमने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के कई पहलू देखें। कैसे एटली की घोषणा, माउंटबैटन प्लान ने इसकी पृष्ठभूमि तैयार की, इसके कानूनी प्रावधान क्या थे, बंटवारे की वो भयानक सच्चाई, रियासतों का वो जटिल विलय, और आखिर में स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान की नींव पर इसका असर। बिल्कुल, ये कानून सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, इसने आने वाले दशकों की राजनीति, समाज, रिश्तों सबको प्रभावित किया। और यहाँ एक सवाल मन में आता है, क्या? जिस तेजी से ये सब हुआ, सिर्फ कुछ महीने, बंटवारा, सीमाएं, विस्थापन, रियासतें, क्या इतनी कम मोहलत में ये सब ठीक से हो सकता था? क्या भौगोलिक निकटता और जनता की इच्छा जैसे सिद्धांत उस अफरा-तफरी में सच में लागू हो पाए, या इस जल्दबाजी ने ही कुछ ऐसी समस्याएं पैदा कर दी जिनके नतीजे शायद हम आज तक भुगत रहे हैं? ये सोचने वाली बात है, बहुत अहम सवाल है।